ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, वर्ष 1772 में खुद को भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाने के बजाय भारतीय क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना था। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति बनने के अपने इरादे को पूरा करने के लिए कई विस्तारवादी और अन्यायपूर्ण नीतियां लागू की। वर्षों से इन नीतियों, शोषण और प्रशासनिक नवाचारों के संचयी प्रभाव ने सभी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। शासक, आपूर्तिकर्ता, जमींदार, किसान, कारीगर, पंडित, मौलवी आदि। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज के पारंपरिक आर्थिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। अत्यधिक अलोकप्रिय राजस्व बस्तियां जैसे स्थायी बंदोबस्त, महलवारी, रैयतवारी आदि। भारी कराधान के कारण किसानों को गरीब बना दिया गया। कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा करने से कारीगरों और हस्तशिल्पियों के संरक्षण का प्रमुख स्रोत बंद हो गया, जिससे उनका जीवन और अधिक दयनीय हो गया। दुख को बढ़ाते हुए ब्रिटिश नीतियों ने भी भारतीय हस्तशिल्प को हतोत्साहित किया और ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा दिया। जमींदार, पारंपरिक भूमि वाले अभिजात वर्ग अक्सर अपने भूमि अधिकारों को जब्त कर लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप गांवों में उनकी स्थिति कम हो जाती थी। सहायक गठबंधन और व्यवगत के सिद्धांत जैसी नीतियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप से न केवल शासकों बल्कि लोगों में भी असंतोष पैदा हुआ। अंग्रेज कभी भी भारतीय लोगों के साथ घुले मिले नहीं और उच्च वर्ग के भारतीयों के साथ भी तिरस्कार का व्यवहार करते थे। शिक्षित भारतीयों को ऐसा नस्लवादी रवैया अच्छा नहीं लगता था। वे अब पश्चिमी शिक्षा द्वारा उन्हें पेश की गई समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी अवधारणाओं से अवगत थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भारतीयों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयासों को भारतीय समाज के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। कंपनी की सेना में सेवा की शर्तें सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं के साथ तेजी से टकराने लगीं। उस समय के एक धार्मिक हिंदू के लिए समुद्र पार करने का मतलब जाति की हानि था। 1856 में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने सरकार द्वारा आवश्यक होने पर एक भारतीय सिपाही के लिए विदेश में सेवा करना अनिवार्य बना दिया। भारतीय सिपाही भी अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में अपने वेतन को लेकर नाखुश थे। एक भारतीय सिपाही को हर कदम पर अधीनस्थ महसूस कराया जाता था और पदोन्नति और विशेषाधिकारों के मामले में उसके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। एवित, जो कई सिपाहियों का घर था, पर कब्जा करने से उनकी भावनाएं और भड़क उठीं। ये वे कारण थे जिनसे सिपाहियों में भारी आक्रोश था। हालांकि चरम बिंदु तब पहुंच गया जब सैनिकों को नई पेश की गई एनफील्ड राइफलों के कागज के कारतूसों को काटने के लिए कहा गया, जिन पर कथित तौर पर गोमांस और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ये हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धर्म के विरुद्ध था। फरवरी 1857 में बेरहामपुर में 19वीं देशी पैदल सेना के सिपाहियों ने नई शुरू की गई एनफील्ड राइफलों का उपयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। मार्च 1857 में पैदल सेना को भंग कर दिया गया। 29 मार्च 1857 को बरहामपुर में भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। उन्हें नियमित ड्रिल पर कारतूस काटने और राइफलें लोड करने के लिए मजबूर किया गया।
रेजिमेंट का एक युवा सिपाही मंगल पांडे क्रोधित हो जाता है और अपने अधिकारियों पर हमला कर देता है। बाद में रेजिमेंट के यूरोपीय सैनिकों ने उस पर काबू पा लिया। मंगल के कार्य से भारतीय सिपाही प्रेरित होते हैं और पूरी रेजिमेंट में तनाव व्याप्त हो जाता है। सेना अदालत में अपमानजनक मुकदमे से बचने के लिए मंगल पांडे ने खुद को गोली मार ली। हालांकि वह बच जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 को चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दे पर आदेशों की अवहेलना करने पर मेरठ छावनी में 85 सिपाहियों की वर्दी उतार दी गई और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अगले दिन अन्य सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथी कैदियों को रिहा कर दिया। इन सिपाहियों ने दिल्ली की ओर मार्च किया और 11 मई की सुबह लाल किला पहुंचे। उन्हें मना लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता बनाया गया और उसे विद्रोह का नेता घोषित किया गया। शहंशाह-ए-हिंदुस्तान विद्रोहियों ने अंग्रेजों से दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ने भारत के सभी प्रमुखों और शासकों को पत्र लिखकर ब्रिटिश शासन से लड़ने और उसे बदलने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ संगठित करने का आग्रह किया। तूफान ने हमें विद्रोह से बाहर कर दिया। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह केवल एक प्रतीकात्मक नेता थे और वास्तविक शक्ति का प्रयोग जनरल बख्त खान द्वारा किया जाता था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और उनके सेनापति ने किया। तांतिया तोपे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला का। फारसियाबाद ने भी विद्रोह आयोजित किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंतिम स्वतंत्र रोहिला नेता के वंशज खान बहादुर खान बरेली में एक ब्रिटिश पेंशन भोगी थे। विद्रोह ने उसे अपने क्षेत्र पर शासन के अधिकार का दावा करने का अवसर प्रदान किया। आहा में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वह ग्वालियर में हार गईं। बीस सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और शाही राजकुमारों को पकड़ लिया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक एक करके विद्रोह के महान नेता गिर गए। विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया और 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश अधिकार पूरी तरह से पुनः स्थापित हो गया। भले ही 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विफल रहा, लेकिन इसने राष्ट्रवादी भावना विकसित करने में मदद की और देश के लोगों के बीच एकता की भावना पैदा की, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के बाद के चरणों को प्रेरित किया। Brought to you by Compete India's Jeeto Bharat, a one-stop internet-based interactive coaching for civil services exams. For more information, log on to www.jeetobharat.com.